मार्केट में पारी की शुरुआत करने जा रही है कल से। नाम है रोलेक्स रिंग्स। वैसे रोलेक्स का नाम आप घड़ियों के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यह है रोलेक्स रिंग्स। आइए जानते हैं क्या है कंपनी, क्या कामकाज करती है, आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स क्या है, पूरी डिटेल्स न्यूज़ फॉर यूज में। पहले आपको कंपनी का परिचय दे दूं। रोलेक्स रिंग्स रुपेश दयाशंकर मडेगा और मनीष दयाशंकर मडेगा साहब ने इसकी स्थापना की थी कंपनी की पार्टनरशिप फर्म के तौर पर 1977-78 में, यानी कि करीब आप यह समझ सकते हैं कि 20 और 20 40 45 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है एक तरह से। 1988 में राजकोट में पहला प्लांट कंपनी ने शुरू किया। इस वक्त कैपेसिटी के मामले में फोर्जिंग कंपनी में अगर आप देखेंगे तो देश की टॉप 5 कंपनियों में है और ये दुनिया भर में सप्लाई करने का काम करती है। 17 देशों में 60 से ज़्यादा कस्टमर्स इस कंपनी के, और जो सप्लाई करने का काम है वो हिंदुस्तान में तो है ही है, अमेरिका, यूरोप के देश, चेक रिपब्लिक और थाईलैंड जैसे और कई सारे देश हैं जहाँ पर रोलेक्स रिंग्स अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम करती है। आइए पहले कंपनी के इशू के बारे में जानकारी दे दूं। प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए का है। रिटेल इन्वेस्टर्स 16 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश इशू जो है वो 56 करोड़ का, और जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी कंपनी में वो 675 करोड़ का स्टॉक बेच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इशू साइज है 731 करोड़ की, उसमें से 56 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे। बाकी जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रोलेक्स रिंग्स के सीएफओ हिरेन दिलीप भाई दोषी। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो हैं ही, 1 फरवरी 2009 से कंपनी में जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट फाइनेंस के तौर पर अब सीएफओ हैं मार्च 2021 से, और 11 साल का अनुभव उनका रोलेक्स के पहले अतुल ऑटो में भी रहा हुआ है। दोषी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। ये बताएं कि आईपीओ में छोटा पोर्शन है जो कंपनी के पास पैसा आएगा 56 करोड़ का, लेकिन बड़ा पोर्शन है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेचने जा रहे हैं 675 करोड़। क्या वजह है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल या आईपीओ के जरिए बेच रहे हैं, इसके बारे में बताएं सर। Good morning and thank you very much for giving us opportunity to come to your channel. Coming to your question, private equity, what NSR LLC has invested in 2007 with the company, and they are with us for more than 14 years. And as you better know, that foreign funds are having their own timeline, and that is why they are proposing 70% of their holding in this OMS. ओके, दोषी साहब, 250 करोड़ की आपकी टोटल बोरोइंग है जो आपके पास डेट है। 56 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। ज्यादा इशू करके आप डेट कम भी कर सकते थे, उसके बजाय आप डेट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। डेट रिडक्शन को लेकर क्या प्लान है? और आप तो वैसे गुजराती हैं, अगर हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए अगर आप हिंदी में जवाब दे पाएं तो बहुत अच्छी बात है, बताएं सर। डेफिनेटली आपने जो बताया 250 करोड़ का डेट है, वहां पे मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि 250 करोड़ में जो लॉन्ग टर्म डेट है, which is hardly 50 odd crores as of now, and that we are going to a majority of that debt we are going to repay in next coming 2 quarters. As far as my working capital is concerned, 225 करोड़ की वर्किंग कैपिटल आज कंपनी यूज कर रही है, सैंक्शन लिमिट्स है, and why we are not raising towards this reduction of working capital debt, because the cost of borrowing what we are paying as of now, what we are incurring, it is quite less, to the tune of in between 4 to 4.5% only. So that is why we are not diluting much of the promoter stake in this coming IPO. And apart from that, our lenders have given some kind of indication that company needs to infuse contribution towards long-term capital needs. That is why 56 crore what we have proposed for the primary infusion. अच्छा दोस्तों, अब एक बात बताएं, मैं देख रहा था पिछले 3 साल के आपके फाइनेंशियल्स, मार्च 2019 900 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू है, और इस साल मार्च 21 में 600 करोड़ के रेवेन्यू तो आपका घट रहा है, 3 साल में घटा है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है।
60 करोड़ से 87 करोड़ तक पहुंचा है। मार्जिन जो आपके प्रॉफिट मार्जिन से 6.5% से 14%। तो ऐसा कैसे कि रेवेन्यू घट रहा है और मुनाफा बढ़ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है सर? Let me tell you, in 2019, as you said correctly, that we have crossed revenue of more than 911 crore. And but at that point of time, हमारा जो long term debt था, it was on a higher side. And we have tried to reduce our long term drastically in last 2.5 years. कुछ debt हमारे ऐसे थे long term where we were paying quite higher rate of interest. So our concentration was that into just reduce our debt, because our cash internal accruals and cash flow permitted us to make significant amount of repayment towards long term debt. And if you see my last couple of year numbers, say March 21 with March 20, wherein my cost of interest, financing cost has reduced drastically. So that is why my profit before tax has also been improved. But if you are checking for this PBT kind of thing, PAT kind of thing, then there are certain tax provisions, deferred tax provision, what we did in 2019. And now because of MAT credit entitlement, we are just getting back those credit into the balance sheet. So that is why the PAT margin has bit up. जी दोषी साहब, जो इन्वेस्टर्स आपके आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, कल से इशू खुलने वाला है, उसमें अगर पैसा लगाने का मन बना रहे हैं, एक कंपनी का विजन शेयर करें 3 से 5 साल का, किस तरह की ग्रोथ कंपनी में हो सकती है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, कैसा कामकाज कंपनी करेगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। उसके पहले थोड़ा ब्रीफ दूंगा आपको कि एज यू बेटर नो कि पिछले साल कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ है, आप बता रहे थे कि मेरा रेवेन्यू घटा है। मैं आपको बताऊं पिछले साल मतलब कि फिस्कल 21 जो पहला क्वार्टर था, उसमें मोर देन 75 days our factory was completely shut off as government of India has came out for the lockdown. And if you compare my first half, that is first 6 months number of fiscal 21, which we have stated in DRHP, and now the entire year number what we have stated in RHP, you will get an idea that what kind of turnaround, what kind of jump we had, particularly in second half of the last fiscal. I'll tell you precisely in numbers that my first half numbers were hardly 223 crores, whereas in second half we have crossed more than 400 crores. And that kind of momentum is still continuing in this year, and it is also going to be incremental or rather increase. Coming to your question that what is our vision for next couple of years? Definitely our target for this fiscal, we would be surpassing the peak what we had achieved in 2019 in terms of top line as well as in terms of bottom line, as our capacity utilization scale of economy, it has already started, and we are on the those footsteps only. The first quarter, what we had of this current fiscal, we had a good response. The demands are sustained, and we got firm order book from our customers as well as the dispatch schedule. So, which will definitely lead us. We will be surpassing my 2019 numbers in this current fiscal only. Down the line. FY23, FY24. On a conservative side, I would like to tell you that we would be aspiring to have additional revenue to the extent of 18 to 20% on year basis. And same, it has been increased on my margins also. The margins what we had in 2019, that is 23% of EBITDA, we are aspiring to just cross or touch that number definitely in the current fiscal only, and further it would be improved. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोषी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने आईपीओ पर, अपनी योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपके आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। तो ये थे सीएफओ दोषी साहब रोलेक्स रिंग्स के। कल से जी सर, धन्यवाद। Thank you very much for your support, and we look forward your support in our IPO. डेफिनेटली सर, मोस्ट वेलकम। तो कल से ये आईपीओ खुलने जा रहा है रोलेक्स रिंग्स का। हिरेन दोषी साहब जिन्होंने बताई आपको कंपनी की योजनाओं के बारे में। आइए थोड़ी देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने